गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर अपना। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और उसके पहले हमने चैप्टर 7 और 9 एक सिंगल क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो कुल मिलाकर के चैप्टर 9 तक आईपीसी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 9A। ठीक है, चैप्टर 9A, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। तो चैप्टर 9A जो है वो जोड़ा गया था कब? 1920 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 1920 के अधिनियम संख्यांक 39 की धारा 2 द्वारा अध्याय 9 का, जिसमें धाराएं 171 का से 171 झा अंतर्विष्ट हैं, अंतः स्थापित की गई। तो ध्यान रखना है 1920 में ये चैप्टर जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ये कहां से कहां तक है? 171 ए से 171 आई तक, हिंदी में झा, झा झंडे का। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 177 आई तक झा तक है। तो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ 2-3 धाराएं इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें देखना होती है। पहली तो यहाँ पर ब्राइबरी, रिश्वत को परिभाषित किया गया है सेक्शन 171 बी में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ब्राइबरी या रिश्वत को कहाँ परिभाषित किया गया है, कभी पूछ ले तो। 171 ए भी थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट, अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है 171 ए में। तो वो थोड़ा सा डेफिनेशन का हेडिंग याद रखना है आपको। ठीक है, फिर जो 171 बी में जो रिश्वत बताई गई है, रिश्वत लेने का अपराध बताया गया है, देने का अपराध बताया गया है। तो ये जो अपराध है, इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी 171 ई में। तो इस तरीके से आपको सेक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, 171 ई में रिश्वत के लिए जो पनिशमेंट है वो बताई गई है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके इस चैप्टर में वो है 171 डी। ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सोनेटिंग एट इलेक्शन, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। तो बस ये कुछ धाराएं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। एग्जाम में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, सिर्फ 171 डी से एमपी एपीपी में 2010 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फिर भी लेकिन हम एक बार रीड जरूर करेंगे। तो एक बार रीड करते हैं क्या है 171 ए से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर है, जो रिश्वत की बात की गई है या उसकी पनिशमेंट की बात की गई है या पर्सोनेशन की बात की गई है, ये सभी जो बात की गई है ये सिर्फ इलेक्शन के संबंध में है। कि इलेक्शन जब हो रहे हैं उस समय रिश्वत कोई दे रहा है, इलेक्शन में प्रतिरूपण कर रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड सारी कार्रवाइयों में जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह है वो सब इलेक्शन के प्रोसेस के लिए। अदरवाइज यहाँ इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ इलेक्शन की कार्रवाइयों से रिलेटेड है, वहां पर होने वाले अपराधों से रिलेटेड है। तो 171 ए में सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन मिलती है वो कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट की है। तो 171 ए में अभ्यर्थी को और निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है। क्लॉज ए में बताया गया है कैंडिडेट या अभ्यर्थी कौन होगा। तो कैंडिडेट मींस अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। इन्होंने कहा अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। तो अभ्यर्थी का मतलब कौन है? जिसको नॉमिनेट किया गया है इलेक्शन के लिए, कि भाई ये जो हमारी पार्टी से जो है ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो कैंडिडेट है। ठीक है, नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। तो अभ्यर्थी कौन हो गया? वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है कि ये है कैंडिडेट। अब उसके बाद इलेक्टोरल राइट, निर्वाचन अधिकार क्या होता है? तो इलेक्टोरल राइट मींस द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड as candidate, not to stand as candidate, withdraw from being a candidate, or to vote or refrain from voting at any election। तो यहाँ पर इलेक्टोरल राइट या निर्वाचन अधिकार का मतलब है निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होना, खड़े ना होना, या जो अभ्यर्थना के अपना नाम वापस लेना, या मत देने से विरत रहने की किसी व्यक्ति के अधिकार अभिप्रेत है। मतलब चाहे तो आप एज अ कैंडिडेट खड़े होना चाहते हैं तो वो भी आपका निर्वाचन अधिकार कहलाता है, आप नहीं खड़े होना चाहते वो भी आपका निर्वाचन अधिकार कहलाता है, आप खड़े हो चुके हैं और अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी आपका इलेक्टोरल राइट है। फिर एज अ वोटर आप वोट डालना चाहते हैं
वो भी आपका राइट है। वोट आप नहीं डालना चाहते, विरत रहना चाहते वोट डालने से, वो भी आपका अधिकार है। तो ये आपकी इलेक्टोरल राइट है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, नॉर्मल सी सेक्शन है। नो मैम। ठीक है, अब आगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो थोड़ा याद रखना है वो है 171 बी, जो बात करती है रिश्वत की या ब्राइबरी की। तो क्या होता है रिश्वत? यहाँ पर बताया गया है कि whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right। क्या क्या कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इलेक्शन के संबंध में रिश्वत का मतलब ये है कि आप किसी पार्टी को उत्प्रेरित कर रहे हो, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को उत्प्रेरित कर रहे हो कि भैया तुम्हें हमारी पार्टी, हमारी पार्टी को ही तुम्हें क्या करना है, वोट देना है। तो उत्प्रेरण तो कर रहे हो, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ उसको पारितोषण दे रहे हो, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब आप किसी ना किसी फॉर्म में उसको कोई चीज दे रहे हो पे, या तो पैसे दे रहे हो, या उसको कपड़े दे रहे हो, या उसको खाने पीने की वस्तु दे रहे हो। आप किसी भी फॉर्म में उसको कुछ ना कुछ चीज दे रहे हो बदले में, जिससे आप उसके निर्वाचन अधिकार का उपयोग करवा रहे हो। निर्वाचन अधिकार का उपयोग मतलब वो जो निर्वाचन अधिकार की डेफिनेशन है पूरी लागू हो जाएगी। या तो आप उसको कह रहे हो कि एज कैंडिडेट आप खड़े हो जाओ, या एज कैंडिडेट आप खड़े नहीं हो, या आप वोट डालो, या वोट आप नहीं डालो, या आप विड्रॉ कर लो अपना नाम, और उसके बदले में आप पारितोषण यदि दे रहे हो तो वो रिश्वत है। क्लियर? उसके बाद इनाम, या फिर किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया। रिवॉर्ड एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज एनी सच राइट। या आपने जो अपनी साइड से पहले गिफ्ट बंटवा दिए पूरे कि भैया हमारी उसको जो है आपको क्या करना है, वोट डालना है, हम साइकिल बंटवा रहे हैं या हम कुछ भी बंटवा रहे हैं, तो इट इज इलीगल। ये ग्रेटिफिकेशन है, ठीक है ना? रिवॉर्ड इनाम के रूप में आप दे रहे हो उसको, या आपने हमें जो है अपने इलेक्टोरल राइट का यूज किया तो इनाम दे रहे हो, इट इज ब्राइबरी। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज में whoever accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise such right। फिर क्या कहा गया है कि जो कोई स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पारितोषण ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिग्रहित करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है। मतलब आपने क्या किया, या तो खुद या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ग्रेटिफिकेशन के तौर पे, पारितोषण के तौर पे आपने कुछ ना कुछ ले लिया है। क्यों ले लिया है? ताकि आपका ये जो इलेक्टोरल राइट है, निर्वाचन अधिकार जो है, आप उसको प्रयोग में लाएं, इसलिए आपने लिया है। या अन्य व्यक्ति को आप प्रेरित करें कि वो पर्टिकुलर एक पार्टी को ही जो है वोट दे, या आपने अटेम्प्ट किया है, आपने अपनी साइड से प्रयत्न किया है ना, ग्रेटिफिकेशन दे करके वोट खरीदने का, तो ये जो है ये सब रिश्वत है। ठीक है, तो इसके लिए फिर इसमें क्या है, प्रोविजो। लेकिन क्या इसमें नहीं आता, प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी or a promise of public action shall not be an offense under this section। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध ना होगा। भाई आपने देखा है नेता लोग जब इलेक्शन होते तो इलेक्शंस के पहले भाषण वगैरह उनके कंडक्ट होते हैं, जा जाकर अपना प्रमोशन करते, तो वहां पर जो वो पब्लिक पॉलिसीज बताते हैं ना कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे, हम बिजली के बिल कम करवाएंगे, ये फलाना वो ढिमका, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये पब्लिक पॉलिसी। अगर वो पब्लिक पॉलिसी बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या लोक नीति लागू करेंगे, और प्रॉमिस करेंगे कि हम ऐसे ऐसे एक्शंस लेंगे भैया पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो वो जो है वो कहीं से कहीं तक ग्रेटिफिकेशन नहीं है और वो रिश्वत नहीं है, वो उनकी पब्लिसिटी है ना। तो वो ध्यान रखना है। तो ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एक्शन से रिलेटेड प्रोमिसेस, लोक नीति की घोषणा और लोक कार्यवाहियों से संबंधित वचन जो है वो रिश्वत नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आगे भी दिया हुआ है सबसेक्शन 2
देखते हैं, इतना तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? सभी को क्लियर नो है? मैम। हाँ। सबसेक्शन 2 में बताया गया है, अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्टेड टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति पारितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपात्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह पारितोषण देता है। मतलब अभी आपने सिर्फ ऑफर किया है ग्रेटिट्यूशन के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए, दिया नहीं, ऑफर किया है। और या देने को सहमत होता है, या फिर किसी ने कहा कि हम आपको वोट दे तभी देंगे जब आप हमें इतने पैसे दोगे, तो वो एग्री कर दिया आपने ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आपने एक्चुअल में दे दिया हो, आपने ऑफर किया सामने वाले को, या किसी और ने आपसे बोला कि ऐसा करोगी तो हम करेंगे, तो आपने हाँ बोल दी, सहमति जता दी ग्रेटिफिकेशन पारितोषण देने के लिए। तो ये माना जाएगा कि आपने ग्रेटिफिकेशन दे दिया, यह समझा जाएगा कि पारितोषण, वह पारितोषण देता है। ठीक है ना? ठीक है। फिर उसके बाद है सबसेक्शन 3 की, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intended to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward। अब क्या कह रहे हैं ये, कि जो व्यक्ति पारितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह पारितोषण प्रतिग्रहित करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में पारितोषण प्रतिग्रहित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने पारितोषण को इनाम के रूप में प्रतिग्रहित किया है। तो अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? इस सेक्शन में ये कहा गया है कि या तो पर्सन ने ग्रेटिफिकेशन ले लिया या लेने को सहमत हो गया, या फिर अटेम्प्ट किया, प्रयास कर, अगर प्रयत्न भी किया है, प्रयास किया, अटेम्प्ट भी किया है, तो भी ये समझा जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अगर कोई पर्सन जो ग्रेटिफिकेशन को किस हेतु से एक्सेप्ट कर रहा है, इस मोटिव के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, उसका कोई आशय नहीं था करने का, लेकिन उसने ग्रेटिफिकेशन ले लिया कि ठीक है वो कर देगा, और एज अ रिवार्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, या फिर इस इनाम के रूप में उसने ले लिया कि अभी उसने किया नहीं है लेकिन वो कर देगा, है ना? फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, मतलब करने के लिए उसने इनाम ले लिया लेकिन किया नहीं एक्चुअली में, लेकिन तब भी समझा जाएगा कि ग्रेटिफिकेशन आपने रिवार्ड के रूप में जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस क्लॉज में, क्लॉज थर्ड में ये कहा गया है कि आप अगर एग्री कर लेते हो ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए, पारितोषण लेने के लिए आप एग्री कर देते हो, सहमत हो जाते हो, दे देते हो, प्रयत्न करते हो, भले ही आपने उसके एवज में किया नहीं है वो कार्य, तो भी ये माना जाएगा कि आपने पारितोषण तो दे ही दिया है और आप इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल हो जाओगे। ठीक है ना? ये बताया गया है इस सेक्शन में। ठीक। तो यहाँ पे कोई डाउट है थर्ड क्लॉज में? थर्ड क्लॉज में डाउट है किसी को कोई? नो मैम। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई 171 बी। इसके साथ पढ़ेंगे पनिशमेंट इसकी। इस पे केस लॉ, हाँ इस पे एक केस लॉ था वो देख लीजिए 171 बी पे। दीपक गणपत राव साल्कुनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1999 सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है। इस केस लॉ में क्या होता है कि इसमें एक स्टेटमेंट जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जो सरकार होती है वो एक स्टेटमेंट देती है पब्लिक मंच पे, क्या कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन अ पब्लिक मीटिंग दैट इफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वुड सपोर्ट the alliance in the parliamentary election, he will see that a member of RPI is made deputy चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये जो गठबंधन की शिवसेना की सरकार होती है, ये पब्लिक मंच से ये अनाउंस करती है कि यदि ये जो आरपीआई है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, अगर ये इनके गठबंधन में सहायक बनती है तो ये इनके पार्टी के मेंबर को जो है मिनिस्टर का पद देंगे। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि दैट द एबव स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू ब्राइबरी। तो ये कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये कोई रिश्वत नहीं है,
as defined under section 171B of the Indian Penal Code. Since such statement is not given any offer to any individual, ना तो ये ऑफर किसी इंडिविजुअल को दिया गया है, पब्लिक मंच से दिया गया है, मतलब किसी को ऐसा नहीं कि कोई गलत इंटेंशन से दिया गया हो, बट इट इज एन ऑफर टू आरपीआई, जबकि ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको ये एक ऑफर था खुला, एंड द कंडीशन इज दैट आरपीआई शुड सपोर्ट बीजेपी शिवसेना अलायंस, और ये क्या था कि आप जो है बीजेपी जो शिवसेना का गठबंधन सरकार है उसको आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, तो उसके बदले में आपके किसी मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा. दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. तो ये कहा गया कि ये कोई ब्राइबरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेड फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म डिस्क्राइबिंग पॉलिसी ऑफ द पार्टी. तो ये एक पॉलिसी थी पार्टी की कि जो भी गठबंधन की जो इनकी सरकार बन रही है अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट करता है तो ये पद दे देंगे उसको. तो ये कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और क्या था, इनकी पार्टी की पॉलिसी थी. फिर उसके बाद ये कहा गया कि there is nothing in the statement as indicating that any offer was given to any individual. Furthermore, there is nothing in the statement inducing any individual to exercise any electoral right. अभी हमने पढ़ा 171B में कि ब्राइबरी का मतलब होता है किसी पर्सन को इलेक्टोरल राइट का उपयोग करने के लिए उकसाना, उत्प्रेरित करना, या इलेक्टोरल राइट को ना करने के लिए उकसाना. तो यहाँ पर तो इलेक्टोरल राइट से संबंधित कोई बात ही नहीं हुई है ना, कि कैंडिडेट के पद से हट जाओ या नहीं हट जाओ, ये इस तरीके का कोई इंड्यूसमेंट इस स्टेटमेंट में नहीं था. By the statement, no influence is being brought on any individual with respect to exercising his electoral right. That means to stand or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote or refrain from voting in the election. वही जो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल को इंड्यूसमेंट नहीं था कि अपने इलेक्टोरल राइट का यूज करे. Therefore, seeking support of a political party during the course of election and making an offer to political party of some share in the political power for giving such support cannot be called as given gratification as contemplated under section 171B of the Indian Penal Code. तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मांगती है तो ये सपोर्ट मांगना पॉलिटिकल पार्टी का और बदले में पॉलिटिकल पावर का कुछ शेयर देना उनको, ये कहीं से कहीं तक ग्रेटिफिकेशन नहीं है 171B के अंतर्गत, ये इस केस में कहा गया. इट वॉज फर्दर पॉइंटेड आउट दैट अनलेस देयर इज सच give and take policy among the political parties, the political alliance which are now necessary to form a coalition government. अब आजकल की जो परिदृश्य हो गया है, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए इस तरीके के अलायंसेस करना पड़ता है और इस तरीके के ऑफर्स पार्टीज के बीच में आम है. When one party on its own cannot get majority in the house, coalition government is the only alternative solution. जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो coalition ही एकमात्र वो बचता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ना, कि भाई अब गठबंधन की ही सरकार बनेगी, यही एक रास्ता बचता है. तो इसलिए इस पर लाइट डालते हुए जजेस इन द लाइट ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस द स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू ब्राइबरी. यही कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट था बीजेपी शिवसेना का कि आप जो है हमें सपोर्ट करें और हम आपके मेंबर को मिनिस्टर के पद पर देंगे, तो ये कहीं से कहीं तक क्या है, ब्राइबरी नहीं है. ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्राइबरी का स्टेटमेंट तभी माना जाएगा जब किसी इंडिविजुअल को उसके इलेक्टोरल राइट को अफेक्ट करते हुए कोई ग्रेटिफिकेशन दिया जाए. तो स्टेटमेंट ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट. ठीक, क्लियर है? कोई डाउट इस केस लॉ में, फैक्ट्स में? बता दिया, इंपॉर्टेंट था इस सेक्शन पे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ताकि ब्राइबरी अच्छे से समझ में आए. अब इसके साथ हम देखेंगे सेक्शन 17E, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, है ना. पनिशमेंट क्या है, तो whoever commits the offense of bribery, जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंड नहीं किया जाएगा. तो कितना है, 1 साल तक का कारावास या फाइन या दोनों. प्रोवाइडेड दैट bribery for treating shall be punished with fine only. अब देखिए यहाँ पे
171B में ब्राइबरी में कहीं स्पेसिफिकली ट्रीट वर्ड नहीं आया। ट्रीट समझ रहे हो, वही बर्थडे ट्रीट जो हम लोग कहते हैं ना, ट्रीट ट्रीट दो यार खाने पीने की, तो यहाँ पर वही बताया है ट्रीटिंग। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजन। ट्रीट जिसको हिंदी में सत्कार बोला जाता है, सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो पारितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में किया जाए। भाई ट्रीट दो, चलो चल के ड्रिंक कराओ, खाना खिलाओ, एंटरटेनमेंट कराओ। अगर इस फॉर्म में भी कोई व्यक्ति ट्रीट कर रहा है तो वो भी क्या है, ब्राइबरी मानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रीट देना इलेक्टोरल राइट का मिसयूज करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए ब्राइबरी है। लेकिन ट्रीट के लिए कितना है, ट्रीट के लिए जो पनिशमेंट है वो सिर्फ फाइन है। तो यहाँ पनिशमेंट को बांट दिया। अगर ट्रीट के तौर पे ग्रेटिफिकेशन दिया जाता है, सत्कार के तौर पे पारितोषिक दिया जाता है, तो वो जुर्माने से दंडनीय होगा। और अगर जो हमने 171B के ग्राउंड्स पढ़े हैं, तो फिर 1 साल का कारावास या फाइन या दोनों। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट बताइए। नो मैम। ओके, आगे देखते हैं 171C, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन। अब ये कहा गया निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो सबको पता ही है, असम्यक असर कि मतलब जो ऊपर की पोजीशन में रहता है, सर्वेंट पोजीशन में रहता है, वो डोमिनेंट को क्या असम्यक असर डालता है उस पे, कि मास्टर जो है वो सर्वेंट के ऊपर डाल सकता है, पिता पुत्र के ऊपर डाल सकता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर वही वाली बात है। तो whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offense of undue influence at an election। क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। मतलब जो पर्सन का इलेक्टोरल राइट है, जो फ्रीली एक्सरसाइज करे, मतलब उसकी इच्छा है, वो चाहे तो वोट डाले, चाहे तो नहीं डाले, उसको खड़ा होना है कैंडिडेट के तौर पे, खड़ा हो, नहीं होना है नहीं हो, खड़ा हुआ है वापस नाम लेना है वो ले ले। तो जो उसकी फ्री एक्सरसाइज है जो इलेक्टोरल राइट की, उसमें कोई पर्सन उसको इंटरफियर करे या इंटरफियर करने का प्रयत्न करे, तो कहा जाएगा कि उसने उसके ऊपर असम्यक असर डाला है, अंडर इन्फ्लुएंस किया। मतलब अगर किसी पार्टी का कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है और उस पार्टी का कोई उससे ऊंचे ओहदे पर कोई व्यक्ति है, तो वो उसको कह सकता है कि तुम अपना नाम वापस लो, मेरा भतीजा खड़ा होगा। तो ये क्या है, असम्यक असर है। तुम क्या कर रहे हो, उसके इलेक्टोरल राइट पे एक्सरसाइज करो, फ्री एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। फिर सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया, विदाउट प्रेजुडाइज टू द generality of the provisions of subsection, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई क्या करेगा, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, इंजुरी कॉज करने की धमकी दे रहे हो। थ्रेटन एनी कैंडिडेट और वोटर or any person in whom a candidate or voter is interested with injury of any kind। अगर हमारी पार्टी को वोट नहीं दिए तुम्हारे लड़के को उठवा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंजुरी, भैया क्षति करने की तुम जो है वो कर रहे हो। अगर तुमने वोट नहीं दिया फिर तुम घर से निकलो, देखते कैसे निकलते हो घर से, तो ये क्या कर रहे हो भैया, क्षति कर कार्य करने की धमकियां दे रहे हो। induces or attempts to induce a candidate or voters to believe that he or any person in whom he is interested will become a or will be rendered an object of divine displeasure of or of a spiritual censor। इस पे एक केस लॉ है, अभी बताऊंगी मैं आपको। क्या कह रहे हैं ये कि अब आप किस तरीके से कर रहे हो, मतदाता या अभ्यर्थी को यह विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय प्रसाद, दैवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो भैया नेता साहब है वो साधु बाबा बन गए। वो कह रहे हैं कि हमें वोट देना है, हम या फिर हमारा भतीजा खड़ा है भाई उसको वोट देना है, अगर तुमने उसको वोट नहीं दिया तो तुम जो हो दैवीय अप्रसाद के भाजन बनोगे, तुम पे जो है भगवान की बड़ी कुदृष्टि पड़ेगी,
तुम्हारा जो है जीना दुश्वार हो जाएगा और तुम हिंदू समाज के नाम पे धब्बा माने जाओगे, आध्यात्मिक परिनिंदा होगी तुम्हारी, उसका भाजन बनोगे इस तरीके से। अब तुम कुछ नहीं समझ में आया तो तुम इस तरीके से उसको क्या कर रहे हो, उत्प्रेरित कर रहे हो। जो आजकल बड़ा हिंदू वाला एजेंडा चल रहा है ना भाई, ठीक है ना, कि भैया हिंदू हो, हिंदू को वोट दो, है ना, तुम नहीं तो हिंदू, हमारे हिंदू भाई खड़े हैं उनको वोट नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब है, तुम कैसे भगवान को मुंह दिखाओगे, और ऐसा है और वैसा है, ये सब बातें। तो ये सब क्या है, असम्यक असर है, तो ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो शैल बी डीम्ड टू इंटरफियर विद द फ्री एक्सेस ऑफ द इलेक्टोरल राइट ऑफ सच कैंडिडेट और वोटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1। तो इस तरीके से ये जो दो चीजें हैं, किसी को इंजुरी की धमकी देना, किसी को दैवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाओगे, इस तरीके से इंड्यूस करना, उत्प्रेरित करना, ये क्या है, ये इलेक्टोरल राइट को फ्री एक्सरसाइज करने में, जो वोटर्स हैं उनके इलेक्टोरल राइट को फ्री एक्सरसाइज करने में इंटरफियर करना माना जाएगा सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। जो इन्होंने कहा है ना, सबसेक्शन 1 में इन्होंने क्या कहा, इंड्यूसमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, क्या है, वोटर्स के इलेक्टोरल राइट के फ्री एक्सेस में इंटरफियर करना। तो ये दो चीजें जो है वो इंटरफियर करना है ना। तो सबसेक्शन 1 के अर्थ के अंतर्गत ये जो दो ग्राउंड्स ऊपर हमने पढ़े ए और बी में, ये जो ग्राउंड्स हैं, ये ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। एंड अब देखिए सबसेक्शन 3, पहले इस पे एक केस लॉ है वो देख लीजिए, क्लॉज बी पे जो ये दैवीय अप्रसाद वाला है ना, इस पे एक केस लॉ है वो देख लीजिए। ये राजदेव वर्सेस गंगाधर 1964, बी क्लॉज पे लिख लीजिए इसको, राजदेव वर्सेस गंगाधर। इसमें क्या होता है, अ कैंडिडेट प्रोफेस्ड दैट ही वाज चलंती विष्णु एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ। एक अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो ये कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं चलंती विष्णु हूँ और मैं जगन्नाथ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ खुद, एंड दैट एनीवन हु डज नॉट वोट फॉर हिम, और जो कोई भी उसको वोट नहीं देगा, वुड बी सिनर अगेंस्ट द लॉर्ड, वो भगवान के विरुद्ध जो है, मतलब भगवान का वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पापी टाइप का, है ना, कि भगवान के सामने पाप किया तुमने, एंड द हिंदू रिलीजन, और हिंदू रिलीजन के नाम पे धब्बा माना जाएगा। तो it was held that this kind of propaganda would amount to an offense under section 171F read with section 171C। तो 171C की जो पनिशमेंट है वो कहाँ दी गई है, 171F में दी गई है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रोपोगेंडा रचता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा 171C में, और उसकी पनिशमेंट उसको कहाँ मिलेगी, 171F में, ठीक। तो ये इस पे केस लॉ था। अब इसके बाद इसकी सबसेक्शन एक 3 भी बचती है, क्या है, अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और द mere exercise of a right, legal right, without intent to interfere with an electoral right shall not be deemed to be interference with the meaning of this section। अब इसमें ये कहा गया है, लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। तो ये तो हमने 171B में भी देखा कि अगर लोक नीति की घोषणा, मतलब पब्लिक पॉलिसी की आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो या पब्लिक एक्शन का कोई प्रॉमिस कर रहे हो, अब यहाँ पे एक तीसरा ग्राउंड अलग से जुड़ गया, क्या, वैध अधिकार का प्रयोग मात्र। अगर आप लीगल राइट, आपका जो लीगल राइट है, जो सही तरीके से वैध रूप से जो आपका राइट बनता है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार करना अलाउड है आपको इलेक्शन में अपने लिए कि आप हमें वोट दे, तो लीगल तरीके से यदि आप कर रहे हो बिना किसी इंटरफियर करे इलेक्टोरल राइट, किसी के इलेक्टोरल राइट को बिना इंटरफियर करे, निर्वाचन अधिकार में बिना हस्तक्षेप के आशय से यदि आप वैध तरीके से कर रहे हो, लोक नीति की घोषणा कर रहे हो, लोक कार्रवाई कर रहे हो, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, इंटरफियरेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर? सभी को क्लियर है? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, यस मैम, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट देखेंगे तो 170C की पनिशमेंट कहाँ है, 171F में। तो पहले देखेंगे 171F, वहीं पर लिख लो प्लस लगा के 171F।
पनिशमेंट फॉर अंडू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन ऑफेंस, पर्सोनेशन की भी है साथ में, तो पहले पर्सोनेशन पढ़ लेते हैं फिर पनिशमेंट देखते हैं, ठीक है। तो 171 डी में है पर्सोनेशन, ठीक है। तो 170 सी में क्या हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, जो पढ़ ली हमने। अब डी देख लीजिए पहले, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, अंदर देखते हैं, पढ़ते हैं। whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applied at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abates, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offense of personation at an election। क्या कहा गया है, जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या मृत हो, या किसी कल्पित नाम से, मतलब किसी का भी नाम लेके पहुंच गए, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम के मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाक्त करता है या उपाक्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। तो सिंपली मतलब आप जो हो, आपको वोट डालना तो आप खुद जाएंगे, आप अपनी जगह पे किसी और नाम से नहीं जाएंगे, या आप किसी और नाम से आप जा रहे हो, तो वो पर्सोनेटेड इलेक्शन है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत पहले ही मर चुका है, तो अब होता है ना कि जो इलेक्शन में बहुत सारे वोट्स होते हैं जो अननेसेसरी डल जाते हैं, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए पार्टी खुद करवाती है। क्या करवाती है, एक काम करो, जो नाम मर चुके हैं, भाई कोई मर चुका, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है, इतना कौन ध्यान दे रहा, तो पता चला उसका नाम लेके पहुंच गया, उसका मतदान पत्र लेकर पहुंच गए और जाकर वोट डाला है। तो यदि आप किसी और के नाम से, चाहे वह व्यक्ति जिंदा हो या मर गया हो, या किसी फिक्टिशियस नेम मींस ऐसे मन से भी कुछ नाम बना करके पहुंच गया और जाकर के वोट डाला है। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि एक बार वोट डाल चुके हो फिर से पहुंच गए वोट डालने, दो वोट डाल दिए, तो ये सब क्या है, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, निर्वाचनों में प्रतिरूपण माना जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, इसका प्रोविजो है, परंतु दिया है कि प्रॉक्सी वोट जो होते हैं वो उनमें ऐसा नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन who has been authorized to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force insofar as he votes as a proxy for such elector। परंतु यह तब जबकि इस धारा का कुछ भी उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा जिसको तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के तहत किसी मतदाता के लिए परोक्षी के रूप में मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहां तक वह ऐसे मतदाता के लिए एक परोक्षी के रूप में मतदान करता है। अगर आप एज अ प्रॉक्सी ऑथराइज्ड है प्रॉक्सी वोट करने के लिए तो कोई इशू नहीं है। प्रॉक्सी वोट क्या होता है, प्रॉक्सी वोट का मतलब ये होता है कि ये लीगल होता है, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में बाय लॉफुल मैनर वोट डाल सकता है, मतलब एक पर्सन किसी दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बन करके जा सकता है। इसके लिए पहले से अथॉरिटी होती है, एक फॉर्म फिल करना होता है, वो फॉर्म फिल कर देते हैं व्यक्ति, तो किसी अदर पर्सन के बिहाफ में कोई अदर पर्सन जाकर के वोट देता है, ठीक है। एक पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद तो उसको बोला जाता है प्रॉक्सी, और जो ये वोट दे देता है तो उस वोट को कहते हैं प्रॉक्सी वोट। तो ये जो वोटर इस टाइप के होते हैं, जो प्रॉक्सी वोट्स होते हैं, उस पे ये धारा लागू नहीं होगी, वहां पे ये नहीं कहेंगे ये पर्सोनेशन हो, तो लीगल तरीके से किया गया है। लेकिन इलीगल तरीके से आप कर रहे हो वोट बैंक बढ़ाने के लिए, मतलब कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिल कर रहे हो, किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो आप, अदर ही नाम से आप जा रहे हो ताकि वोट की काउंटिंग बढ़े, तो वो पर्सोनेशन है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट यहाँ पर, सभी बताइए। No, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं 171 ई, नहीं ई तो हमने देख ली, 171 ई में ब्राइबरी की पनिशमेंट थी, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखना है हमें 171 एफ, जिसमें दोनों सेक्शन की पनिशमेंट बताइए, किस किस की, 171 डी पर्सोनेशन की और 171 सी अनड्यू इन्फ्लुएंस की पनिशमेंट बताइए यहाँ पे। तो whoever commits the offense of undue influence
अंडर सेक्शन 171C, और पर्सनेशन एट इलेक्शन 171D shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. ठीक है, तो जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार की कहाँ पहुंच गई, जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास इसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ब्राइबरी के लिए भी वही 1 वर्ष है, या जुर्माना या दोनों, और पर्सोनेशन और अंडर इन्फ्लुएंस के लिए भी है। लेकिन ब्राइबरी में अगर ट्रीट है तो सिर्फ फाइन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन के तौर पे यदि सिर्फ ट्रीट है, सिर्फ सत्कार के रूप में आप जो है ग्रेटिफिकेशन और पारितोषण दे रहे हो, तो फिर वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल होगा 171E में। अब उसके बाद 171G देख लीजिए। 171G में क्या बात हो रही है, फॉल्स स्टेटमेंट एज इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन कर रहे हो आप। Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine. क्या कहा गया है कि जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत सील और आचरण के संबंध में, किसके बारे में बात हो रही है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसके कैरेक्टर, उसके कंडक्ट को के बारे में ऐसे तथ्य का कथन करता है या तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है, या जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब आप चाह रहे हो कि आपका दोस्त इलेक्शन में खड़ा हुआ है और ये जीत जाए। अब तुमको पता है कि वो दोस्त जो है 1 नंबर का चोर है, 1 नंबर का बहुत ही बेकार आदमी है, मतलब जितनी गलत आदतें हो सकती हैं वो सारी उसमें है। उसके बाद भी उसको इलेक्शन में जिताने के लिए आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो ऐसे दे रहे हो कि बिल्कुल उल्टे। तुम्हें पता है कि वो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, लेकिन तुम उसको बता रहे हो कि भैया ये तो साक्षात भगवान का रूप है, सच्चा नेता तो जमीन पे कभी उतरेगा ही नहीं, इसी को जिताना, इसी को वोट देना है। तो आपको 171G के अंतर्गत जो है जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? सभी लोग हाँ तो बोल दिया करो। जी मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। 171H। 171H में क्या लिखा बताया गया है, अब देखिए, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। देखिए, whoever without the general or special authority in writing of the candidate, ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया है। इसमें कहा है विदाउट जनरल और स्पेशल ऑथोरिटी इन राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way whatsoever for the purpose of performing or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 rupees. जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना, जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसका कोई विशेष या कोई साधारण लिखित प्राधिकार नहीं है, उसने लिख करके नहीं दिया है, उसके बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करने प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। मतलब जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उसका प्रचार प्रसार यदि करना है तो प्रचार प्रसार करने के लिए उस कैंडिडेट की रिटन अथॉरिटी होगी, तभी कोई पर्सन उसके प्रचार प्रसार में खर्चा करेगा। बिना उसके रिटन अथॉरिटी के उसके एडवर्टाइजमेंट या कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी सर्कुलर जो इलेक्शन के लिए जरूरी है, कोई सभा, कोई मीटिंग करवाना, भाषण वगैरह
कंडक्ट कराना, उसमें जो भी पैसा लगना है, जो भी खर्चा होना है, वो पेमेंट जो है वो बिना उस कैंडिडेट के लिखित प्राधिकार के नहीं हो सकती। रिटन लिख करके जब तक वो आपको नहीं देगा कि ठीक है तुम मेरे लिए जो है एक सभा आयोजित करवा दो, मैं जाकर के वहां भाषण दूंगा, मेरे इलेक्शन के लिए पर्चे बंटवा दो, पैम्पलेट छपवा दो, एडवर्टाइजमेंट निकलवाओ कि हमें वोट दे, जब तक ये लिखित रूप में कैंडिडेट जो है अथॉरिटी नहीं देगा उस पर्सन को, और यदि कोई पर्सन ऐसा करता है बिना कैंडिडेट के लिखित प्राधिकार के, तो वो सेक्शन 171 के अंतर्गत 500 रुपए जुर्माना देने तक का दायी होगा, और ये इलीगल पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो फंड होता है पार्टीज के पास वो पूरा लिखित में होना चाहिए। अगर अलिखित फंड है तो फिर उसका जो है इंक्वायरी जांच वगैरह बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक प्रोविजो है भैया 10 रुपए को लेकर के। देखो भैया 10 रुपए का प्रोविजो, provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate। मतलब 10 रुपए भी नहीं दे सकता कोई। क्या कहा गया है कि परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया हो जो कुल मिलाकर 10 रुपए से अधिक ना हो, मतलब मात्र सिर्फ 10 रुपए तक का व्यय कर दिया है लेकिन प्राधिकार के बिना, मतलब अभी उसने 10 रुपए के लिए लिखित अथॉरिटी नहीं दी और प्राधिकार के बिना 10 रुपए तक का खर्चा कर दिया, तब उसके लिए भी उसको क्या करना होगा, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसा खर्चा किया गया हो 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभी प्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। भाई साहब 10 रुपए भी खर्च मत कर देना किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में, कोई दोस्त खड़ा उसने कहा 10 रुपए दे दो यार फंड में, तो 10 रुपए भी अगर खर्च कर दिए हैं तो फिर 10 दिन के अंतर्गत तुम्हें उससे उसकी रिटन अप्रूवल लेना पड़ेगी कि लिख के दो कि तुमने बोला था कि 10 रुपए चाहिए तुम्हें अपने प्रचार प्रसार करवाने में। ठीक है ना, तो 10 दिन के अंदर तुम्हें उसकी लिखित जो है अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि वो जो व्यय है तुमने प्राधिकार से किया, नहीं तो तुम इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होगे, 10 रुपए के चक्कर में 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 171H क्लियर है, कोई डाउट? आगे देखो लास्ट सेक्शन 171I, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अब भाई निर्वाचन लेखा रखना पड़ता है, पूरा एक पर्सन होता है ऑथराइज, उसको रखना पड़ता है बाय लॉ, ऑथराइज होता है, नहीं रखेगा तो क्या होगा भाई, उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा 500 रुपए का। Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to 500 rupees। जो कोई किसी तत्सम प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो मतलब बाय लॉ जो रिक्वायर्ड किया जाता है कि आपको जो है अकाउंट्स मेंटेन करके रखना, एक्सपेंसेस की जो भी खर्चे हुए हैं इलेक्शन में, और अगर ऐसा करने में फेल हो जाता है व्यक्ति तो उसको 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। 171I क्लियर है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 9A इलेक्शन के संबंध में, जिसमें से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सेक्शन याद रखनी है, 171A, 171B उसकी पनिशमेंट 171E में, फिर 171CD की हेडिंग याद रखो कि भैया क्या क्या बताया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया है, पर्सोनेटिंग बताया और उसकी पनिशमेंट कहाँ बताई है 171F की। बस इतने जो है प्रोविजन ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना, आगे कभी पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। हेडिंग पनिशमेंट ठीक है, इतना पर्याप्त है इस चैप्टर में। समझ में आ गया अच्छे से सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।